मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ है प्रदीप पंड्या। और अच्छा ट्रेडिंग सेशन था, लगातार तीसरा दिन है। बजट के पहले हमने तेजी दिखाई, बजट के दिन हमने तेजी दिखाई और बजट के बाद भी हरे निशान में बंद हुए। और इनफैक्ट बजट के दिन जिस सेक्टर ने दबाव बनाने का काम किया था, बैंक निफ्टी, हालांकि उस समय पीएसयू बैंक से, उसी ने आज सहारा दिया, लेकिन आज प्राइवेट बैंक से, और खासकर वहीं से एक अच्छी निचले स्तर से रिकवरी देखने मिली है प्रदीप, जिसकी वजह से आज मार्केट हरे निशान में बंद हुआ है। लेकिन बैंकों को ऐसा क्या पता चल गया लोगों को बैंकों में कि इतने खरीदारी कर डाली? रेट कट कुछ ऐसा ही होगा ये तो हमें नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ, लेकिन देखिए हमारा नजरिया ये था कि अगर 26,900 के ऊपर निफ्टी बैंक टिकने में कामयाब होता है तो आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। आज सुबह बाजार खुलने से पहले जो मैंने अपनी राय शेयर की थी निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में, यही थी कि आपको गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए और दिन के आखिर में आपको अच्छी तेजी दिखेगी। तो हमारे तो ऊपर के टारगेट्स हासिल हो गए। उम्मीद के मुताबिक था बाजार में आज का ट्रेड। इसकी एक बड़ी वजह है, देखिए पिछले 2 दिनों में 4,300 करोड़ रुपए जो एफआईआईज ने डाले हैं सिर्फ 2 सेशन में, वो आपको बता रहे हैं कि मंदड़ियों को इस समय बाजार में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। राइट। और जब तक एफआईआईज ले रहे हैं तो बाजार में आपको तेजी ही दिखेगी। तो एक शानदार मौका था दिन के दौरान, तो आज भी एफआईआईज ने उठाया, उम्मीद पूरी करनी चाहिए। देखिए निफ्टी बैंक पे हमने तो आज तकरीबन 2:10 पे आखिरी सौदा में 27,500 की कॉल सुझाई थी 35 रुपए पे, वो आधे घंटे में 75 पे पहुंच गई। तो हमारे दर्शकों ने तो शानदार पैसे कमाए हैं और हम इस तरह के ट्रेड ढूंढते हैं। लेकिन इसके पहले जब गिरावट आई थी तो शॉर्ट भी ये एफआईआईज ही थे, तो क्या ये अपने शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं? इसकी वजह से हमको बहुत बड़ा फर्क आ गया है। फेडरल रिजर्व ने पिछली मीटिंग में जो रुख पकड़ा है, उसके बाद अब अमेरिका के बाजार में ये माना जा रहा है कि फेड की ओर से नरमी बढ़ती जाएगी आगे लगातार, और उसके चलते जब वहाँ लिक्विडिटी बढ़ती है तो हर तरफ बाइंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे यहाँ बाइंग हो रही है। अगर आप इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स देखें तो मेरे ख्याल में करीबन 8% का एक अपस्विंग हम उसमें देख चुके हैं, जो मैंने आखिरी काउंट देखा था। हालांकि जेपी मॉर्गन कह रहा है कि ये बेयर मार्केट बाउंस है, बेयर मार्केट बाउंस की मर्जी, वो अपने नजरिए से देखते होंगे। भारतीय बाजारों में तो हमें ये बुल मार्केट मूव ही दिख रहा है अभी तक। हालांकि ठीक है, जब तक आप 11,750 के ऊपर नहीं निकल जाएंगे तब तक शायद किसी वेस्टर्न पैमाने पे आप सवाल उठाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल तो बाजार का ट्रेंड काफी मजबूत है। 11,000 के ऊपर हम नहीं निकल पाए हैं, ये बात ठीक है, लेकिन अगर एफआईआईज के ऐसे आंकड़े आए तो एक ना एक दिन वो लेवल भी पार कर जाएंगे, और वही 10,980 है, बहुत मुमकिन है। 10,980 वही लेवल है जहाँ हमेशा अटक रहे हैं। चलिए आज तो उस लेवल पे पहुंचे नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि एक बार यहाँ ब्रेकआउट आ जाए। चलिए ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं तो राजेश चौधरी है, ये टीसीएस में ब्रेकआउट हुआ है क्या पूछ रहे हैं? तो टीसीएस ब्रेकआउट हुआ है क्या प्रदीप? टीसीएस में ब्रेकआउट मुझे नहीं पता आप क्या पूछ रहे हैं चौधरी साहब, लेकिन देखिए टीसीएस पे हम काफी वक्त तक बेरिश थे और उसके बाद अब आईटी पे हमारा व्यू फिर से बुलिश हुआ है जब से ये बोनस आया, बाईबैक आया, इन सब चीजों के चलते। तो एक कमजोर बाजार में अब आईटी स्टॉक्स फिर से बेहतर दिखने लगे हैं। पिछले सालों से खरीदारी का अच्छा मौका दिखाई दिया है। अब आप इस बात पे डिबेट कर सकते हैं मेरे साथ कि ये तेजी है या ये भी बेयर मार्केट का बाउंस है। मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, ये इस तरह के सवालों के जवाब देने बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि टीसीएस पे जो हमारा एक मंदी का व्यू बना था पिछले क्वार्टर के नतीजों के आसपास से, वो नीचे के लेवल पर उसके टारगेट्स अचीव हो गए। और अब मेरा ऐसा मानना है कि आपको यहाँ पर मंदी का नजरिया नहीं रखना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, कल के कल हो जाए, जल्दी से हो जाए, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन पूरी उम्मीद है कि ये यहाँ से रिकवर होंगे आईटी स्टॉक्स। और सिर्फ टीसीएस ही नहीं, इन्फोसिस और तमाम शेयरों में हम जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं वो हौसला बढ़ाने वाला है। तो आईटी सेक्टर पे फिलहाल नतीजे भी बुरे नहीं हैं। नतीजों के अलावा जो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने की कोशिश हो रही है वो पॉजिटिव है। तीसरे, अमेरिका की इकोनॉमी में अगर अब वहाँ पे फेडरल रिजर्व फिर से थोड़ा सा खामोश होता है और वहाँ अगर ग्रोथ आती है तो इनके लिए दिक्कतें दूर होंगी। और एक बात और साफ तौर पे नजर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अब थोड़ा देख रहे हैं, सुलह सफाई की कोशिश कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के साथ, चीन के साथ। तो आईटी कंपनियों के लिए भी थोड़ी सी शायद वो खुले दिल से सोचे, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन प्रदीप, अगर आईटी के लिए फायदा है, अगर यूएस में ग्रोथ आ रही है, तो एक तरह से फार्मा कंपनीज पे भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा धंधा वहाँ से आता है। तो क्या इन पे भी बुलिश हो गए? वो जो अपने प्लांट में कीटनाशक डालना भूल जाते हैं और वहाँ पे मक्खियाँ पकड़ी जाती है ना, वो एक अलग दिक्कत है। ओके। मेरे लिए 2018 का सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ही फार्मा है। अच्छा। और अभी भी देखिए संकेत बहुत साफ नहीं हो रहे हैं। ओके, तो वेट करेंगे। चलिए फार्मा में वेट करेंगे, आईटी पे बुलिश है। अच्छा, यहाँ प्रवीण
सपाटे स्टरलाइट पे पूछ रहे हैं। इनफैक्ट प्रदीप, स्टरलाइट में हो क्या रहा है, ये क्या ग्रुप स्टरलाइट की टेक। हाँ, स्टरलाइट टेक, ये ग्रुप की दिक्कतें हैं जो इस कंपनी को खाई जा रही है, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल तो बहुत गजब का है। 5G का एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहने वाला है ये ग्लोबली, राइट, सिर्फ इंडिया में नहीं, चाइना में भी ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहने वाला है। लेकिन ग्रुप लेवल पे काफ़ी हद तक प्लेजिंग हुई शेयर्स की, स्टरलाइट टेक में भी हुई। उसके बाद ये वेदांता का जो इशू उठ के आया है पैसा यहाँ से वहाँ करने का, कहीं ना कहीं इसने सबसे बुरी हालत अगर किसी की है तो वेदांता से ज़्यादा बुरी हालत स्टरलाइट की हो गई है। लगातार मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों से अच्छी खासी पिटाई इस काउंटर की होते जा रही है। मेरे ख्याल से आपका तो पंडा के फंडा में भी था, राइट, ये स्टॉक? जी हाँ, आप इस स्टॉक पे बुलिश थे। फंडामेंटली हमें लग रहा था कि शायद ये स्टॉक बॉटम पे आ गया है, नतीजों से उम्मीद बेहतरी है। लेकिन उसके बाद जो ये देखिए, जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू उड़ जाता है तो फिर आपके पास कोई विकल्प रहता नहीं। ओके, तो लोगों ने बेतहाशा बेचा है। अब इस सवाल का जवाब थोड़ा सा मुश्किल जरूर बना हुआ है, क्योंकि अभी भी आप देखिए वेदांता, हिंदुस्तान जिंक के पूरे ग्रुप पे इस पूरी छाया से ये बाहर निकल नहीं पाए। तो जब एक बार जो फ्लैगशिप कंपनीज हैं वो रिकवर होनी शुरू होंगी तो उसके बाद शायद बाजार स्टरलाइट के लिए भी थोड़ा गर्म हो, और फिर यहाँ पे किस तरह के न्यूज फ्लो आते हैं, नतीजे वगैरह आते हैं। लेकिन प्रदीप एक बात है, जिस दिन ये क्लैरिफिकेशन आ गया ना, स्टरलाइट सबसे तेज भागेगा, ये भी याद रखिए। क्लैरिफिकेशन तो दिया है मैनेजमेंट ने, लेकिन कॉन्फिडेंस बाजार उससे कभी तक कंफर्टेबल नहीं है। तो सोहेल हुसैन पटेल भी यही सवाल पूछ रहे थे, उनके पास भी 1000 शेयर हैं। ट्विटर पे उन्होंने सवाल पूछा है और ये कह रहे हैं कि फिजिकल शेयर थे, अब डीमैट में कन्वर्ट किया है। तो बहुत लंबा व्यू लेकर आप चल रहे हैं, इतना लंबा नजरिया है अगर आपका पटेल साहब, तो फिर आप ना घबराएं। मुझे लगता है कि आप बने रहिए। बहुत लंबी नजरिया रखने वाले निवेशकों को इस तरह के हालात में निकलना नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स पे भरोसा है, और ये ग्रुप पहले भी इस तरह के विवादों में घिरता रहा है। तो ट्रेडर्स के लिए व्यू अलग होगा कि आप इससे फिलहाल दूर रहे, एक बार कॉन्फिडेंस लौटे फिर तेजी करने की सोचे। लेकिन आपके जैसे लंबी अवधि के निवेशक के लिए मैं कहूंगा कि बने रहिए, ये सही वक्त नहीं है घबरा के स्टॉक बेचने का। एक अच्छी रिकवरी का इंतजार कीजिए। बिजनेस इस कंपनी का काफी बेहतर है, याद रखें। सुधांशु शेखर ठाकुर पूछ रहे हैं येस बैंक पे। इनफैक्ट प्रदीप, आजकल तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज निकल रहे हैं वो सब निफ्टी कंपनीज में निकल के आ रहे हैं, भले वो वेदांता हो, येस बैंक हो, ICICI बैंक हो। और येस बैंक तो सब कह रहे थे कि वो जो नए CEO का नाम आएगा उसके बाद तेजी पकड़ेगा, उल्टा स्टॉक तो और गिरते जा रहा है, उसके बाद धनाधन गिर रहा है। तो अब ये पता नहीं है कि नए CEO आने के बाद क्या करेंगे। अच्छा। क्या वो बहुत सारे अकाउंट्स पे एक एडवर्स व्यू लेंगे, क्या वो काफी NPAs जो अब तक शायद NPA घोषित नहीं है उनको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, ये एक डर है। दूसरी बात देखिए, हाल के दिनों में क्या हुआ है, ये जो DHFL का सेकेंड राउंड शुरू हुआ कोबरा पोस्ट की स्टिंग के बाद, अब बाजार ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे कौन से NBFCs हैं, ऐसे कौन से बैंक हैं जिनके पास कमजोर एसेट्स हो सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स के, तो उन सबको पनिश किया जा रहा है, उन सबको एक साथ सजा मिल रही है। तो अब ठीक है, बाजार का अपना अनुमान है, ये भी उस कड़ी में है। हाँ, क्योंकि आपको यहाँ भी देखिए क्या है कि ये बैंक है, यस बैंक की अब दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या DHFL के ऊपर यस बैंक का एक्सपोजर है, क्या दूसरी NBFC जो कमजोर हो रही हैं उनके ऊपर यस बैंक का एक्सपोजर है, क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां, दूसरे और सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां जिनके ऊपर ऐसे सवालिया निशान लगे हैं। तो आप देखिए, जब आपके वायदा कारोबार से जुड़ी हुई एक्टिव कंपनियों में वेदांता ग्रुप की पिटाई होते हुए हम देख रहे हैं, DHFL, इंडिया बुल्स, SREI इंफ्रा गिरता हुआ नजर आया, ADAG ग्रुप की पिटाई हो गई। तो जब इतने सारे वेल नोन, अब कोई भी बैंक जो आज की तारीख में ऑपरेट कर रहा है, क्या आपको लगता है कि उनका एक्सपोजर सब में नहीं होगा? मुझे लगता है सब में होगा, सब में होगा, एक दुक्का को छोड़ के। तो ऐसे में अगर बाजार को ऐसा लगता है कि इस बैंक का एक्सपोजर शायद इस तरह के एसेट्स में थोड़ा ज्यादा है, तो उनको और पनिशमेंट दी जाती है। अब जब तक वो पूरा सामने तस्वीर नहीं आ जाती और साफ नहीं होता, तो ये वीक स्टॉक तो है, गिर सकता है और भी। यस बैंक पे मैं ये कहूंगा, ट्रेडिंग के लिए दूर रहे। आप बहादुर बन के गिरती छुरी को पकड़ने की कोशिश ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि ये सीरीज यस बैंक के लिए मुश्किलों वाली है, किसी भी उछाल में यहाँ पर लोग और शॉर्ट करेंगे। अब तक की तस्वीर देखकर मुझे ये लगता है, इसलिए ट्रेडर्स दूर रहे। शॉर्ट ट्रेड करना चाहें तो किसी बाउंस में जरूर आप शॉर्ट करने की सोच सकते हैं। अभी तक का ट्रेड तो मुझे ये नजर आ रहा है, 200 रुपए के आसपास तक भी बाउंस आया तो शायद वहां से बिकवाली होगी, तो इसके लेवल हम आपको अपडेट करेंगे। दिक्कतें हैं मतलब इसके। चलिए अगला सवाल, मोहित गुप्ता, ब्रिटानिया 3400 में 50 शेयर लेके बैठे। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो आप चिंता रखें नहीं इस स्टॉक के साथ, क्योंकि ये स्टॉक रिटर्न आपको पक्का देके जाएगा, इतना तो है। डिस्ट्रीब्यूशन उस दिन हम वो शो कर रहे थे, मुझे शो का नाम तो याद नहीं, लेकिन उसमें हाँ बजट के पहले क्या खरीदे, उसमें 2 स्टॉक्स हमने बताए थे। एक था HUL जिसमें अच्छी खासी तेजी देखने मिली, दूसरा था ब्रिटानिया।
और इनफैक्ट प्रदीप मैं इस ब्रिटानिया के बारे में जब पढ़ रहा था ना, एक से एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले, वेफर्स में ज्यादा फोकस पढ़ना पड़ता है ब्रिटानिया के बारे में, पढ़ना पड़ता है। हम तो बचपन से ब्रिटानिया के बिस्किट खा रहे, वो बात अलग है, वो तो आपका चैनल से एक अलग चीज है। अब मुझे आप बताओ कि ब्रिटानिया, पिडिलाइट, अब ये इनके प्रोडक्ट तो जहाँ नजर डालो वहाँ गोदरेज इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? नहीं, लेकिन अगर आप No brainer है, no बाकी brainer। चीजें पढ़ना चाहे, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन की मैं पढ़ रहा था, पिछले 4 साल में डिस्ट्रीब्यूशन दुगना कर दिया, और इनफैक्ट मेरे ख्याल से तो इनका HUA से बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये हाल है। तो इस तरह की रीच इनकी, और ये जो सेंट्रल इंडिया और जो हिंदी बेल्ट है ना, वहाँ पे फोकस कर रहे हैं। और इनफैक्ट अब जो आया है कंजम्पशन का असली जो बिकना है वो तो माल वहीं बिकेगा, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ तो इसमें काफी होने वाली है। और मैं देख रहा था लगातार इस कंपनी के रिटर्न्स आप पिछले 5 या 10 साल में देखिए, 3 गुना 4 गुना ये ऑलरेडी हो चुका है। ब्रिटानिया जैसा स्टॉक जहाँ रिस्क कम है, रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड है, तो वैसे स्टॉक 3400 पे लेके बैठे, तो देखिए अगर लंबे अवधि के लिए है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लेके बैठे रहिए, ये स्टॉक यहाँ से भी दुगना हो जाएगा। लेकिन प्रदीप 3400 मेरा क्या से लेवल से नीचे ट्रेड कर रहा है ये अभी, तो उस केस में क्या किया जाए? 300-400 के नीचे तक ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि इन्होंने ये शेयर कब लिया होगा मालूम है? अगस्त में। ओके, 6 महीने में मुश्किल दौर गुजर गया, आपने 2600 तक के लेवल देख लिए, तो अब तो बने रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टॉक में मैं समझता हूँ कि आप ट्रेडिंग का व्यू लेके नहीं चल रहे हैं, आप आराम से बने रहिए। ये ऐसे स्टॉक बेचने के लिए नहीं होता, ऐसे स्टॉक है ना कभी भी 10-20% गिर जाए किसी वजह से, जैसे और ले लीजिए, तो वहाँ और लेने चाहिए, और गिरावट नहीं लेने चाहिए। आपने टॉप पे लिया है ना, वो थोड़ी गड़बड़ है। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के प्राइस पे होती है। अच्छे से अच्छा स्टॉक आपको मौका देता ही देता है। HDFC ने नहीं दिया आपको मौका, HDFC बैंक ने नहीं दिया आपको मौका, कोटक महिंद्रा बैंक ने नहीं दिया आपको मौका, एवेन्यू सुपरमार्ट ने भी आपको मौका दिया, जुबिलेंट फूड ने भी आपको मौका दिया, ब्रिटानिया भी मौका देता है। लेकिन गड़बड़ क्या होती है ना, लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं, लेकिन लेते तब है जब बाजार में पूरे जोश में होता है। मत लीजिए, आप स्टॉक तय कीजिए कि मुझे ये स्टॉक लेना है, और फिर खड़े रहिए, देखते रहिए। 10% से 20% की गिरावट तो बड़े आराम से आपको 6 महीने के अंदर हर स्टॉक में मिलती है, वही टाइम रहता है खरीदने का, ऐसे स्टॉक्स एटलीस्ट। अब और गिरेगा ना तो और ले लीजिएगा। चलिए ठीक है प्रदीप, आप सवाल जवाब का सिलसिला बंद करते हैं, चलिए जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, तो कल सुबह आपके साथ फिर मिलेंगे।